यूरोप में एक ऐसा देश है जो ना तो नाटो का सदस्य है, ना ही पूरी तरह रूस के खेमे में है, लेकिन अब उसने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने वाशिंगटन, ब्रुसेल्स और मॉस्को तीनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह देश है सर्बिया। पिछले कुछ वर्षों से सर्बिया लगातार चीनी हथियार खरीद रहा था, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने पूरे बाल्कन क्षेत्र की सैन्य तस्वीर बदल दी है। सर्बिया एक बहुस्तरीय यानी मल्टी लेयर्ड चीनी एयर डिफेंस नेटवर्क बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ताजा रिपोर्टों के अनुसार वह चीन के लंबी दूरी वाले HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी अपने रक्षा नेटवर्क में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। यदि यह सौदा पूरी तरह हो जाता है तो सर्बिया यूरोप का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास चीन द्वारा निर्मित शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी श्रृंखला मौजूद होगी। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1999 में वापस जाना होगा। आपको बता दें कि उस समय नाटो ने कोसोवो संकट के दौरान सर्बिया पर 78 दिनों तक हवाई अभियान चलाया था। उस युद्ध ने सर्बिया की रणनीतिक सोच पर गहरा प्रभाव छोड़ा। बेलग्रेड में आज भी कई सैन्य रणनीतिकार मानते हैं कि यदि उसके पास आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली होती तो नाटो के लिए वह अभियान इतना आसान नहीं होता। यही कारण है कि पिछले 2 दशकों से सर्बिया लगातार अपनी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में सर्बिया ने रूस की ओर देखा, उसने पेंटिसर S1 जैसे सिस्टम खरीदे, लेकिन 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद स्थिति बदल गई। रूस स्वयं युद्ध में उलझ गया, पश्चिमी प्रतिबंध लग गए और रूसी हथियारों की आपूर्ति अनिश्चित हो गई। ऐसे समय में चीन ने अवसर देखा। बीजिंग ने सर्बिया को ऐसे हथियार देने शुरू किए जो तकनीकी रूप से आधुनिक थे, कीमत में भी वो पश्चिमी विकल्पों से सस्ते थे और जिन पर रूस जैसी आपूर्ति संबंधी बाधा नहीं थी। सबसे पहले सर्बिया ने चीनी CH-92A ड्रोन खरीदे। इसके बाद उसने HQ-17AE शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त किया। यह प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और हमलावर विमानों को रोकने के लिए बनाई गई है। इसकी भूमिका किसी भी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने, एयरवेज या रणनीतिक स्थल की नजदीकी सुरक्षा करना है। इसके बाद सर्बिया ने FK-3 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, जो वास्तव में चीन के HQ-22 का निर्यात संस्करण है। इसकी मारक क्षमता लगभग 100 किलोमीटर तक बताई जाती है और यह मध्यम दूरी पर विमानों तथा मिसाइलों को रोक सकता है। साल 2022 में जब चीनी वायुसेना के Y-20 भारी परिवहन विमान सर्बिया में इन सिस्टमों की डिलीवरी के लिए पहुंचे थे, तब पूरे यूरोप में इस पर चर्चा हुई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा कदम HQ-9 है। यह चीन का प्रमुख लंबी दूरी वाला एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे अक्सर रूस के S-300 और कुछ मामलों में S-400 परिवार के समकक्ष बताया जाता है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार HQ-9 लगभग 200 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। इसके उन्नत संस्करण में बैलिस्टिक मिसाइल रोधी क्षमता भी शामिल की गई है। यदि सर्बिया से प्राप्त कर लेता है तो उसके पास एक ऐसा एयर डिफेंस नेटवर्क होगा जिसमें HQ-17AE सबसे अंदरूनी सुरक्षा परत बनेगा, FK-3 मध्य सुरक्षा परत संभालेगा और HQ-9 सबसे बाहरी तथा लंबी दूरी की सुरक्षा प्रदान करेगा। सैन्य दृष्टि से यह व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक युद्धों में किसी एक एयर डिफेंस नेटवर्क पर निर्भर रहना खतरनाक माना जाता है। यदि दुश्मन पहली परत को भेद देता है तो दूसरी परत सक्रिय हो जाती है। यदि दूसरी परत भी विफल हो जाए तो तीसरी परत बचाव करती है। इसी कारण अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देश बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क विकसित करते हैं। अब सर्बिया भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। नाटो की चिंता का कारण केवल हथियार नहीं है, बल्कि उनकी स्थिति भी है। बाल्कन क्षेत्र यूरोप का अत्यंत संवेदनशील इलाका माना जाता है। सर्बिया के पास क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया और हंगरी जैसे नाटो सदस्य देश मौजूद हैं। यदि HQ-9 जैसी प्रणाली तैनात होती है तो उसके रडार और मिसाइल कवरेज का प्रभाव पड़ोसी देशों के हवाई क्षेत्र तक महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सर्बिया हमला करेगा, लेकिन किसी भी संभावित संकट में नाटो को पहले से कहीं अधिक जटिल सैन्य गणना करनी होगी। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है चीन की रक्षा उद्योग रणनीति। कई वर्षों तक वैश्विक हथियार बाजार में रूस और अमेरिका का दबदबा रहा। चीन मुख्यतः एशिया और अफ्रीका के देशों को हथियार बेचता था, लेकिन अब वह यूरोप में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। सर्बिया उसके लिए एक शोकेस बन गया है। यदि यूरोप के बीच स्थित एक देश चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा करता है और वे सफलतापूर्वक काम करते हैं
तो अन्य देशों का ध्यान भी इन प्रणालियों की ओर जा सकता है। हालांकि आलोचक भी कम नहीं है। हाल के वर्षों में विभिन्न संघर्षों में भी चीनी मूल के एयर डिफेंस सिस्टमों के प्रदर्शन पर सवाल उठे हैं। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि किसी सिस्टम की असली परीक्षा युद्ध क्षेत्र में होती है, न कि सैन्य परेड में। इसीलिए HQ-9 की वास्तविक क्षमता को लेकर बहस जारी है। दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि आधुनिक सेंसर, लंबी दूरी की मिसाइलें और अपेक्षाकृत कम लागत इसे आकर्षक विकल्प बनाती है। दिलचस्प बात यह भी है कि सर्बिया केवल चीन पर निर्भर नहीं है, उसने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का भी फैसला किया है। इसके अलावा वह पश्चिमी और इजरायली प्रणालियों पर भी रुचि दिखाता रहा है। इसका अर्थ है कि बेलग्रेड एक संतुलन नीति अपनाता रहा है। वह ना तो पूरी तरह रूस के साथ जाना चाहता है और न पूरी तरह पश्चिम के साथ, और न ही केवल चीन पर निर्भर रहना चाहता है। इसके बजाय वह विभिन्न स्रोतों से हथियार लेकर अपनी सामरिक स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। सर्बिया द्वारा चीनी CM-400 AKG मिसाइलों की खरीद की पुष्टि ने भी यह संकेत दिया कि दोनों देशों के रक्षा संबंध केवल एयर डिफेंस तक सीमित नहीं है। चीन अब सर्बिया के लिए एक व्यापक रक्षा साझेदार बनता जा रहा है। ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य तकनीकों में भी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। यदि आने वाले महीनों में HQ-9 की डिलीवरी वास्तव में पूरी हो जाती है तो सर्बिया यूरोप का पहला ऐसा देश होगा जिसके पास चीन में निर्मित पूर्ण बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क होगा। यह केवल एक हथियार सौदा नहीं होगा, बल्कि यूरोप में चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति का प्रतीक भी होगा। इससे यह संदेश जाएगा कि बीजिंग अब केवल आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि एक प्रमुख सैन्य निर्यातक के रूप में भी उभर रहा है। दूसरी तरफ नाटो को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बाल्कन में शक्ति संतुलन पहले जैसा नहीं रहा है।